हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है और उसके पैरामीटर्स के बारे में हमने पिछली वीडियोस में देख लिया है। अब हमें क्या करना है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए इक्वेशन हमें डिराइव करनी है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम ईएम वेव वाले मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि अब तक हम चलते हुए आ रहे हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट मीडियम मानते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपगेशन की मदद से, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसकी मदद से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और मतलब टीडियस होगा, काफी रिगरस हो जाएगी मैथमेटिक्स यहाँ पर। और एक तरीका है हमारे पास सर्किट थ्योरी का, विच इज वेरी इजी कंपैरेटिवली। तो हम यहाँ पर जो यूज करते हैं एनालिसिस के लिए सर्किट थ्योरी वाली अप्रोच यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि हम ईएमएफटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट किस तरह से इस पर्टिकुलर टॉपिक से लिंक हो रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो ये हम डेरिवेशंस वगैरह करेंगे सर्किट थ्योरी की मदद से, तो हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्किट थ्योरी के पैरामीटर से लिंक करना आना चाहिए। ठीक है, जो कि बेसिकली हमारे पास जो दो बेसिक रिलेशंस हैं उनकी मदद से हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को वोल्टेज और करंट से लिंक कर सकते हैं। देखिए, ये रिलेशन हमने पहले पढ़ा हुआ है, ई डॉट डी एल इंटीग्रल जो होता है वो वोल्टेज के बराबर होता है। ऐसे ही आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल क्लोज लाइन इंटीग्रल जो होगा एच डॉट डी एल के बराबर होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये दो रिलेशन हम जानते हैं, ये तो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ ही है। और ये भी हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला जो फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, वहां से ये फॉर्मूला हमारा तैयार होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो वोल्टेज और करंट जो कि सर्किट थ्योरी के पैरामीटर्स हैं, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से इस तरह से मिलते हैं। तो कहीं पर भी हमें जरूरत होगी तो इस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं वापस से। ऑल्दो वो हम जनरली हमारे जो सिलेबस में हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट एनीवेज इस तरह से हम इसको लिंक करते हैं। अब हम जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट यूज किया करते थे या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट यूज किया करते थे, उनकी जगह अब हम वोल्टेज और करंट को यूज करेंगे और सर्किट थ्योरी का अपना की मदद से इक्वेशन को, ट्रांसमिशन लाइन की इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो ट्रांसमिशन लाइन मानी थी उस ट्रांसमिशन लाइन को हम का सर्किट डायग्राम बेसिकली हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि ये हमारा क्या है, सोर्स साइड हो गई, एक जनरेटर लगा हुआ है, ये हमारा लोड साइड हो गई, हम यहाँ पे शो किया गया है। और बीच में ये हमारा क्या है, ये ट्रांसमिशन लाइन हमने शो कर रखी है। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारी जो ट्रांसमिशन टू वायर ट्रांसमिशन लाइन हमने ली है, यहाँ पर टू वायर ट्रांसमिशन लाइन हमने कंसीडर की है यहाँ पे फर्स्ट। दूसरा, उसका हमने एल टाइप मॉडल उसका हमने कंसीडर किया है, एल टाइप मॉडल हमने उसका कंसीडर किया है। तो देखिए, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये बहुत ही मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस तक क्योंकि ट्रेवल करती हैं और जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये सोर्स है हमारे पास और ये लोड है, और एक क्रॉस सेक्शन, एक एक पर्टिकुलर सेक्शन हमने इस लाइन का ले लिया है, डेल्टा जेड डिस्टेंस। ठीक है ना, ये जो लेंथ है हमने इसको जेड मान लिया। तो डेल्टा जेड लेंथ जो है बेसिकली हमने इस ट्रांसमिशन लाइन की कंसीडर किया। अब इस लाइन में यहाँ पर रेजिस्टेंस भी होगा, इंडक्टेंस भी होगा, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस भी होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। तो बेसिकली उसको हमने एल टाइप मॉडल मानते हुए यहाँ पर इस फॉर्म में ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो ये एक इक्विवेलेंट मॉडल है, इसको हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। देखिए, प्रोसीजर जो होगा, आप कोई भी मॉडल माने, जैसे कि आपने पावर सिस्टम में माना होगा पाई इक्विवेलेंट नेटवर्क या टी इक्विवेलेंट नेटवर्क मान करके किया होगा, लेकिन जो प्रोसेस है वो सेम ही रहता है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं रहेगा। यहाँ पर भी हम बेसिक जो हमारे सर्किट थ्योरी के जो टूल्स होते हैं जैसे केसीएल केवीएल वगैरह, वही हम यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं और उन सर्किट्स में भी हम वही यूज करते हैं, बस एनालिसिस में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, कैलकुलेशन में बेसिकली चेंज आता है, एनालिसिस सेम रहता है बट हाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये हमारा डायग्राम हो गया है। ठीक है, तो हमने सपोज कीजिए z इक्वल टू 0 पे ये ट्रांसमिशन लाइन शुरू हो रही थी। ठीक है, एट अ डिस्टेंस z डिस्टेंस पर हमने क्या किया है, वोल्टेज अज्यूम कर ली है VZT।
ठीक है। तो वोल्टेज जो होगी वो स्पेस टाइम में वेरी कर रही है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरी किया कर रही थी, ठीक है। और ये साइनसॉइडली वेरिंग फील्ड है, क्वांटिटी है। ऐसे ही यहाँ पर करंट है जो यहाँ पर जा रहा है जेड लेंथ पर, ठीक है। तो अब इस डेल्टा जेड डिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो डेल्टा जेड इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस जो है हमारे पास आर है, तो डेल्टा जेड लेंथ का रेजिस्टेंस जो होगा वो डेल्टा जेड इंटू आर हो जाएगा। इसी तरह से इंडक्टेंस जो होगा एल डेल्टा जेड हो जाएगा, और ये हमारे कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस हो जाएंगे। अब यहाँ से ये जो ब्रांच है ये पैरेलल ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है हमारे पास ये बेसिकली ये बीच में कनेक्ट हुई हुई है, यहाँ पर एक नोड क्रिएट कर रहे हैं हम। तो जब यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा था आई जेड टी, तो यहाँ से ये आई जेड टी करंट नहीं निकलेगा, ठीक है। ये करंट जो होगा इसका कुछ पार्ट यहाँ पर इस ब्रांच में चला जाएगा, शंट ब्रांच में चला जाएगा, और यहाँ पर डेल्टा जेड डिस्टेंस के बाद ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये जो डिस्टेंस हमने लिया है डेल्टा जेड, तो डेल्टा जेड डिस्टेंस के बाद जब हम करंट निकालेंगे तो वो करंट में चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब इसी वजह से यहाँ पर अगर ये जो वोल्टेज थी ये वोल्टेज थी, ठीक है। अगर हम यहाँ की वोल्टेज निकालेंगे तो वो इस एलिमेंट के या इस एलिमेंट के या इन दोनों के कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पर इस पॉइंट पर वोल्टेज होगी, जो कि Z प्लस डेल्टा जेड है, यहाँ पर हमने शो किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन और वोल्टेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर हमने शो कर दिया है, ठीक है। तो ये वोल्टेज हो गया है हमारा, ये वोल्टेज हो गई है, ये करंट हो गया है, ये करंट हो गया है, और एक करंट ये हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, केसीएल केवीएल की मदद से सर्किट को एनालाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे। जब हम केवीएल लगाएंगे तो इस तरह से एक लूप ले लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि वी जेड और टी इज इक्वल्स टू आई जेड इंटू टी इंटू आर डेल्टा जेड प्लस एल डेल्टा जेड इंटू में डेल आई जेड कॉमा टी बाई डेल टी, ठीक है। एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा इसका वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस। सिंपल सर्किट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, आई आर और एल डी आई बाई डी टी, और यहाँ पे प्लस ये वाली वोल्टेज, देखिए इसकी वोल्टेज हमने ले ली, इसकी वोल्टेज हमने ले ली, और इसकी वोल्टेज हम जब ले लेंगे तो ये इस वोल्टेज के सम के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये वोल्टेज कितनी है हमारी, ये वोल्टेज है हमारी वी जेड प्लस डेल्टा जेड कॉमा टी, ठीक है। सेम इंस्टेंट पे हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको रीअरेंज हम करेंगे, ये वाली जो टर्म है ये हम उठा करके लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये जो टर्म बन जाएगी हमारी वी जेड प्लस डेल्टा जेड कॉमा टी माइनस के साइन के साथ, प्लस ये आना था लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने माइनस का साइन ले लिया, तो जब हम माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, और इधर हमारे पास क्या बचा है, आई जेड कॉमा टी आर प्लस एल डेल आई जेड कॉमा टी अपॉन में डेल टी। यहाँ से डेल्टा जेड हमने कॉमन लेकर के डिनोमिनेटर में ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक लिमिट लगाऊं कि डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, इसका मतलब क्या है कि ये जो सेक्शन हमने लिया है ये इनफाइनाइटेसिमल लेंथ का है, इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ का है। उस केस में ये जो डिफरेंस है ये इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस बन जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं डेल जेड। ऐसे ही न्यूमरेटर की अगर हम बात करें तो ये वोल्टेज का डिफरेंस भी बन जाएगा इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस, तो इसको भी हम लिख सकते हैं डेल वी जेड कॉमा टी, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं आर इंटू आई जेड कॉमा टी प्लस एल डी आई एल डेल आई जेड बाई टी बाय डेल टी, ठीक है। यहाँ पर हमने ये डेल ऑपरेटर क्यों लिया है, क्योंकि हमें सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, हमें पार्शियल डेरिवेटिव हमने इसलिए कंसीडर किया है, ठीक है। सेम चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये जो नोड है हमारे पास इस नोड पर हम केसीएल लगा सकते हैं, ठीक है। इस नोड पे जब हम केसीएल लगाएंगे तो ये जो करंट होगा प्लस डेल्टा आई इस करंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग केसीएल एट द नोड, ठीक है, गिवन नोड पे। तो उसको कुछ मान सकते हैं नोड ए बी सी एन, और वहां पर लिख सकते हैं अप्लाइंग केसीएल एट नोड एन एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो करंट आएगा वो आएगा आई जेड कॉमा टी इज इक्वल टू सॉरी प्लस
ये जो होगा ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, डेल्टा आई प्लस आई जेड प्लस डेल्टा जेड कॉमा टी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इन डेल्टा आई, इस डेल्टा आई को हमें को पैरामीटर्स की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, वापस से हम एक वोल्टेज की तरह की इक्वेशन बनाएंगे, इसी की ये वोल्टेज, ये जो इक्वेशन बनी है इसी तरह की इक्वेशन बनाएंगे। हमें यहाँ पे डेल्टा आई लिखना है कितना होगा। तो डेल्टा आई को लिखने का हमारे पास एक तरीका है कि हम वोल्टेज और पैरामीटर्स की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इन एलिमेंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है ये। ठीक है, अच्छा, और एलिमेंट्स हमारे हैं ये वाले। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स है हमारे पास, इनकी मदद से जब हम करंट की इक्वेशन लिखेंगे तो उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ कि इस टर्म को उठा करके लेफ्ट साइड में लेके जाता हूँ और नेगेटिव का साइन ले लेता हूँ, कॉमन डेल्टा जेड कॉमा टी माइनस डेल्टा आई जेड कॉमा टी। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी जब हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, अब हमें लिखना है कि डेल्टा आई क्या होगा। ठीक है, तो डेल्टा आई की जगह पर हम लिख सकते हैं जी। देखिए, डेल्टा आई जो है वो, ये जो दो शंट ब्रांच है ना, इन दोनों के कंबाइंड करंट को हमने डेल्टा आई बोला है। ठीक है, तो बेसिकली दो करंट के सम के बराबर आएगा ये, और एक करंट जो होगा वो जी डेल्टा जेड की वजह से होगा इनटू में वोल्टेज वी जेड प्लस डेल्टा जेड कॉमा टी। ठीक है, तो V बाय आर होता है, R यहाँ पर हमारे पास कंडक्टेंस है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, अगर रेजिस्टेंस होता तो हम डिवाइड करते। ठीक है, ऐसे ही अगर हम करंट की बात करें कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर में जो करंट होता है वो C dV बाई dt होता है, तो C डेल V Z प्लस डेल्टा Z कॉमा टी अपॉन में डेल टी, ये हमारी इक्वेशन रहेगी। ठीक है, अगेन इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा जेड भी आएगा यहाँ पे, डेल्टा जेड कॉमन लेकर के यहाँ पे हम नीचे लिख सकते हैं और डेल्टा जेड को हम करा सकते हैं टेंडिंग टू जीरो। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये माइनस डेल आई जेड कॉमा टी अपॉन में डेल टी इज इक्वल्स टू जेड जी वी जेड कॉमा टी प्लस सी डेल वी जेड कॉमा टी अपॉन में डेल टी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन बन गई हमारी, जैसे ऊपर बनी थी इक्वेशन 1 वैसे इक्वेशन 2 है हमारी, बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन है। ठीक है, एक दूसरे से एनालॉगस हैं इक्वेशंस। तो देखिए हमने क्या किया है कि हमने ये जो इक्वेशन थी हमारी 1 और 2, हमने इनको यहाँ पर इकट्ठा करके लिख लिया है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, स्पेस टाइम की जो इन्फॉर्मेशन है, इसको हम फेजर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये साइनोसॉइडली वेरिंग वोल्टेज है, इससे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी साइनोसॉइडली वेरिंग होगा। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। अब फेजर जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ड्रॉ किया जाता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते रहते हैं फेजर्स जो होते हैं, बट किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ड्रॉ किया जाता है। ये इक्वेशन हम बहुत बार देख चुके हैं, वापस से हम इसको लिख रहे हैं, वोल्टेज की टर्म में लिख रहे हैं अब इसे। जैसे VZT है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ VS e रेज टू द पावर j ओमेगा t। देखिए, ये जो है ये फेजर है, S जो यहाँ पर डिनोट कर रहा है ये फेजर टर्म को डिनोट कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें टाइम इंफॉर्मेशन नहीं होती है फेजर, जब हम फेजर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे हमने इससे e रेज़ टू पावर j ओमेगा t लगा दिया तो ये इसका स्पेस टाइम वेरिएशन दिखा रहा है, तो हमें तो स्पेस टाइम वेरिएशन ही चाहिए, वेरी कर रहा है हमारा सिग्नल, लेकिन इसके केवल रियल पार्ट हमें चाहिए। ठीक है, ये जो सिग्नल है ये हमारा केवल रियल पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम IZT की बात करें तो वो भी क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन बन जाएगी इसकी, यहाँ पे IS आ जाएगा, e रेज़ टू पावर j ओमेगा t आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आया है, देखिए हमारे पास क्या है, दो इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन तो हमारे पास ये है, चलिए इसको बॉक्स में करने को रहने देते हैं, इसे मैं वैसे ही कर देता हूँ। एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 में और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। वैसे आप लोग भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट आई गेस
ओके, आई थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सो लेट मी सॉल्व इट। चलिए, तो मैं एक इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, एक आप अपने आप सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस डेल बाय डेल टी, और वी जेड टी की मैं जगह मैं लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ, अच्छा यहाँ पर ना जेड है, ये भी जेड है, ठीक है, क्योंकि डेल जेड था जब हमने डेल्टा जेड था जब हमने इसको लिमिट टेन जीरो कराया था, तो वो डेल जेड हो गया था, तो यहाँ पर भी डेल जेड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास रियल पार्ट वी एस ई रेस टू द पावर जे ओमेगा टी, अच्छा इक्वल टू आई जेड टी की जगह मैं लिख सकता हूँ आर टाइम्स रियल पार्ट ऑफ आई एस ई रेस टू द पावर जे ओमेगा टी, ठीक है, प्लस एल डेल आई बाय डेल टी, डेल बाय डेल टी आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ आई एस ई रेस टू द पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ये इसको सॉल्व करना वैसे सिंपल ही है, इतनी कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है, और ये जो vs है ये फंक्शन है z का, ठीक है। स्पेस में यानी अलग अलग पॉइंट पे जब हम vs वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो अलग अलग आएगा, वो टाइम वो z पे डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम इंफॉर्मेशन फेजर में नहीं है लेकिन स्पेस की है। ऐसे ही यहाँ पर ये क्या है, ये केवल टाइम डिपेंडेंट टर्म है, तो टाइम डिपेंडेंट टर्म का कोई लेना देना नहीं है इस बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन से। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए रियल पार्ट है हमें लेना है vs का, तो vs तो अ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है नहीं तो उसमें तो रियल पार्ट ही रहेगा, ठीक है। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कैसे, डेल बाय डेल z, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन vs का तो होगा ही होगा, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, रियल पार्ट इसका लेना पड़ेगा और वो बाहर आ जाएगा, जो कि क्या है cos ओमेगा टी, तो ये cos ओमेगा टी एक्चुअली इससे मल्टीप्लाइड है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ऐसे ही r टाइम्स ये क्या हो जाएगा is, और इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा अगेन cos ओमेगा टी, क्योंकि e रेज़ टू पावर j ओमेगा टी होता है cos ओमेगा टी प्लस j sin ओमेगा टी प्लस l। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये टाइम के साथ डिफरेंशिएशन है, ठीक है, तो ये जो टर्म है ये टाइम डिपेंडेंट है और ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो टाइम इंडिपेंडेंट टर्म जो है वो बाहर आ जाएगी इससे, ठीक है, और रियल पार्ट वाली जो फंक्शन है इससे भी ये इम्पैक्ट होगा नहीं। अब हमारे पास क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा डेल बाय डेल टी ऑफ रियल पार्ट ऑफ ई रेज टू द पावर जे ओमेगा टी, ठीक है। देखिए यहाँ पर टाइम डिफरेंशिएशन है ना, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, तो बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जे ओमेगा आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, आर आई एस कॉस ओमेगा टी प्लस जे ओमेगा आगे आ जाएगा आई एस, ठीक है, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जे ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज रहेगी, डिफरेंशिएशन से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका रियल पार्ट हमें लेना है, इसका रियल पार्ट जब हम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और यहाँ पे था माइनस माइनस डेल वी एस बाय डेल टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी ये जो है वो इक्वेशन में हम डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, तो माइनस डेल वी एस अपॉन में डेल टी जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल एल इनटू में आई एस, तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी, ये तीसरी इक्वेशन हमारी ये हो गई, ठीक है। इसी तरह से हम फोर्थ इक्वेशन भी बना सकते हैं, ठीक है। जब हम फोर्थ इक्वेशन बनाएंगे तो ये आप खुद से डिराइव कीजिएगा, खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो वो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास g प्लस जे ओमेगा सी इंटू वी एस, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। करना क्या है, हमें बनानी है ईएम वेव की इक्वेशन, ठीक है। ईएम वेव की इक्वेशन ईएम वेव की इक्वेशन जब हमने बनाई थी तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रखी थी या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हमने रखी थी, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमें करना है। देखिए यहाँ पर V है और यहाँ पे I है, यहाँ पर I है और यहाँ पर V है, हमें क्या करना है, हमें एक ही पैरामीटर रखना है एक इक्वेशन में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्यों डिफरेंशिएट करेंगे फिर से, ताकि ये जो टर्म है आई एस जो है बेसिकली जब ये डेल आई बाई डेल डेल टी हो जाएगा
तो हम इसकी 4 में से इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख देंगे। देखिए थर्ड को डिफरेंशिएट करने के बाद फोर्थ को बिना डिफरेंशिएट किए इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट की जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सेकंड डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, देखिए अच्छा एक चीज और है यहाँ पर, अब ये खाली z का ही फंक्शन है। vs जो है vs कैन बी रिटन एज vs z, क्योंकि ये z का फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर भी z है, और अंदर क्योंकि कोई, और ये टर्म की हम बात कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, मल्टीपल वेरिएबल्स है नहीं, और हमें उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव को हम ऐसे लिख सकते हैं, अब डेल की जगह हम dv बाई dz लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन के साइन है ये भी हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम सेकंड बार इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा ये डी स्क्वायर वी एस अपॉन में डी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है जेड से, तो ये तो बाहर रहेगा। देखिए आर और एल जो है वो पर यूनिट लेंथ जो है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, तो ये Z से इंडिपेंडेंट है। यूनिट लेंथ में का कितना है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर Z लेंथ का आप निकालना चाहेंगे तो वो डिपेंडेंट होगा, तो यहाँ पे इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा इसका, और यहाँ पे क्या रह जाएगा डी आई एस बाई डी जेड, और डी आई एस बाई डी जेड जो है हम वो उठा करके यहाँ पे रखेंगे, तो ये माइनस के साइन के साथ यहाँ पर आ जाएगा, माइनस के साइन के साथ माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो ये बचेगा आर प्लस जे ओमेगा एल, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा जी प्लस जे ओमेगा सी और वी एस, ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, उसको हम लेफ्ट साइड में लेकर के जाएंगे और अपनी इक्वेशन बना लेंगे, क्योंकि यही हमारी डिजायर्ड इक्वेशन है। तो डी स्क्वायर वी एस बाई डी जेड स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वी एस इक्वल टू 0। अब अगर आपको याद हो तो सेम इक्वेशन हमने ईएम वेव में ईएम वेव के लिए हमने डिराइव की थी, और वही इक्वेशन जो आ रही है हमारी वोल्टेज के प्रोपेगेशन की आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो गामा है ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट, वही प्रोपेगेशन कांस्टेंट है जो हमने ईएम वेव के लिए यूज किया था, पर गामा की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है वो डिफरेंट पैरामीटर के टर्म्स में निकल के आई है। वहां पर भी निकल के आई थी, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स के टर्म्स में निकल के आई थी। तो अब गामा की वैल्यू जो हो जाएगी अंडर रूट दिस वन, दिस विल बी इक्वल्स टू अवर गामा प्रोपेगेशन कांस्टेंट। एंड अगेन अगर हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड कर ले तो हमें एटीन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेशन है प्रोपेगेशन कांस्टेंट का। अच्छा, सेम तर्ज पर जब हम फोर्थ इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके उसमें थर्ड से वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास करंट की फॉर्म में भी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। या अब ये जो ईएम वेव इक्वेशन हमारे पास आई है ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आई है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये हम सर्किट में भी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, वी जेड टी को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर ये वी एस है, तो जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो वी एस का सॉल्यूशन निकल के आएगा, वी जेड टी का नहीं आएगा। चलिए पेन ही हम चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास vs जो है वो निकल के आएगा, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ z ओनली। मैं लिख नहीं रहा हूं, बट इफ यू वांट टू राइट वी कैन राइट इट। तो v नॉट प्लस ई रेज टू द पावर माइनस गामा z, ठीक है, और v नॉट माइनस ई रेज टू द पावर प्लस गामा z। ठीक है, देखिए ये जो इक्वेशन है इससे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी पी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर जब हम इक्वल लेके जाएंगे गामा स्क्वायर और यहाँ पर पी की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी प्लस माइनस गामा। तो यहाँ पे दो रूट हमारे पास निकल के आ रहे हैं, और उन दोनों रूट से हमारे पास एक्सपोनेंशियल के दो टर्म्स निकल के आएंगी। ठीक है, और इनके कुछ कॉफिशिएंट होंगे ए और बी, जिनको हम यहाँ पे प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी नॉट प्लस और वी नॉट माइनस, क्योंकि वोल्टेज ही है ये। ठीक है, अब ये ऊपर प्लस और माइनस क्यों लिखा है, देखिए इसमें एक माइनस गामा जेड है और एक प्लस गामा जेड है। माइनस गामा जेड का मतलब होता है पॉजिटिव जेड की तरफ ये मूव कर रहा है सिग्नल, वोल्टेज सिग्नल, और ये किस तरफ मूव कर रहा है, ये माइनस जेड की तरफ मूव कर रहा है। मतलब वो कह रहा है कि
किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में स्पेस के, जब आप वोल्टेज को देखेंगे तो वहां पे दो सिग्नल आपको मिल रहे होंगे, एक जा रहा होगा और एक सिग्नल आ रहा होगा सिग्नल, ठीक है। तो उन दोनों के सम से मिलकर के हमारे पास वोल्टेज इक्वेशन मिलेगी। जैसा कि हम जानते भी हैं कि ईएम वेव के लिए भी हमने ये चीज देख रखी है, ठीक है। तो सेम ही जो चीज है वो, सेम कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है आई एस के लिए भी। तो वो हो जाएगा आई नॉट प्लस ई माइनस गामा जेड प्लस आई नॉट माइनस ई रेज़ टू द पावर प्लस गामा जेड, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इन इक्वेशंस को कंबाइंड मिलाकर के मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर, ये हमारी 4 इक्वेशन हो चुकी थी, 5वीं ये हो गई, और छठी इक्वेशन में इसको बोल देता हूँ, ठीक है। अब छठी इक्वेशन को करना क्या है, वी एस आई एस हमें मिल गया है और वी एस आई एस हमें यहाँ पे पुट करने हैं। इन इक्वेशन में 3 और 4 में वी एस आई एस हमें पुट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी पुट कर देंगे हम और लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इससे दो इक्वेशन बन जाएंगे हमारे पास और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, ठीक है। देखिए क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, जिसको हम Z0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है क्या, ये एक्चुअली रोल प्ले करती है ईटा का। ईटा हमारी क्या थी, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस थी, जो कि हमारी ईएम वेव के टर्म्स में आ रही थी, ठीक है। वही चीज जो है, उसी के एनालॉगस चीज जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, जो कि हमारे ट्रांसफॉर्म्ड पैरामीटर्स के लिए काम करती है, ठीक है। जो वोल्टेज और करंट की फॉर्म में और जो ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स की टर्म्स में जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो सेम चीज, जो एनालॉगस चीज हमारे पास निकल के आती है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकल के आती है। इसको हम निकाल कैसे सकते हैं, इसको हम फाइंड आउट करते हैं ऐसे, वी नॉट प्लस और आई नॉट प्लस, इन दोनों का अगर हम रेशियो ले ले तो हमें ये मिल जाएगी। साथ ही साथ नेगेटिव ऑफ वी नॉट माइनस और आई नॉट माइनस भी क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, और ये इक्वल है, सब इक्वल है, ठीक है। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन में जी प्लस जे ओमेगा सी अंडर रूट, ठीक है। अगेन इसका कुछ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होगा, इस रियल पार्ट को हम आर नोट बोल सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक्स नोट बोल सकते हैं। तो ये हमें याद रखने पड़ेंगे सारे रिलेशन। इनमें सबसे मेन रिलेशन जो है वो ये है कि z नॉट जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये वाली चीज, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमने इक्वेशन जो हमने वो डिराइव कर लिया, जो डिफरेंशियल फॉर्म आई थी उसको हमने उसका सोल्यूशन निकाल करके वापस से उससे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस भी निकाल लिया है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज उठा करके आप इक्वेशन 3-4 में रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक्चुअल में वो जरूरी भी नहीं है, मेनली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के लिए आपको सिर्फ ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू।